अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र और मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एहतसाब ब्यूरो को जाली अकाउंट केस की असर-ए-नौ तफ्तीश का हुक्म दिया है। अदालत ने नैब को 2 माह में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है और कहा है कि तफ्तीश के बाद अगर कोई केस बनता है तो बताया जाए। साथ ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और फारूक नाइक समेत उनके खानदान के अफराद के नाम ECL से निकालने का भी हुक्म दिया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आज के इस अदालती फैसले की तकनीकी जुजियात और मुल्की सियासत पर उसके मुमकिन असरात का जायजा हर टॉक शो में लिया जा रहा है। एक जानिब पीपल्स पार्टी इस अदालती रिलीफ पर बहुत खुश है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इसे उन लड्डुओं से ताबीर कर रही है जो कभी खुशी में नून लीगियों ने भी बांटे थे, जो दरहकीकत उनके लिए लोहे के चने साबित हुए। और यह तय है कि हुकूमत किसी तौर हल्का हाथ रखने पर तैयार नहीं। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने आज अदालती हुक्म पर कुछ यूं तबसरा किया। सुप्रीम पाकिस्तान का वही फैसला आया है जो इसमें रिकमेंडेशन थी JIT की। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नैब अगर चाहेगी तो उन्हें बुला भी सकती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनको बुलाया जा सकता है, उनको सवालनामा दिया जाएगा, वो अपना मुद्दा बयान करेंगे। अगर वो अपने रोल को एक्सप्लेन कर पाते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग इदारा यानी कि नैब मुतमिन होगा तो दुरुस्त, नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया जाएगा। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुराद अली शाह को बतौर वजीर आला कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम अहकामात की तरह ये हुक्म भी हमारे सर आंखों पे, और उसको हम बिल्कुल निकाल देंगे। जिस तरीके से ओमनी ग्रुप को या जरदारी साहब ने वहाँ पे फ़ायदे लिए हैं, वो मुमकिन ही नहीं थे अगर मुराद अली शाह साहब इस सारे कज़िये में, इस सारे मामले में उनके शरीक नहीं होते। और मैं ये समझता हूँ कि फ़िल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह साहब का इम्पॉर्टेंट साइड करैक्टर है। इन तमाम हालात में बात की जा रही है कि JIT की अपनी साख क्या रही। अदालती फैसले पर पैनामा केस और जाली बैंक अकाउंट केस का मवाजना किया जा रहा है। खुद बिलावल भुट्टो का सियासी कैरियर कितना ताबनाक है, इसके ऊपर भी बात की जा रही है। और हुकूमत की अपनी उजलत पसंदी खुद हुकूमत पर कितनी भारी पड़ रही है। और इन सब से बढ़कर आसिफ अली जरदारी जो 2 माह की इस मुद्दत को कैसे कैपिटलाइज करेंगे, इस टाइम को। क्या ग्रैंड ओपोजिशन बनने जाएगी? क्या मुराद अली शाह के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी? या जवाब में पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ से खुद वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करनी चाहेगी? हालात उस तरफ जाएंगे। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। बहुत शुक्रिया जो हमें ज्वाइन करने का। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी ने। हाशमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे डॉक्टर इकरामुल हक से राब्ता इस वक्त हमारा मुनक़ता हुआ, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। बहरहाल रफत सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो में। रफत, पैनामा स्कैंडल और JIT जो है उस पर पैनामा पे भी बनी थी और ये जाली स्कैंडल जो है बैंक अकाउंट, फेक अकाउंट्स का, इसके ऊपर भी बनी। डे 1 से पीपल्स पार्टी जो है इसको मुस्तरद करती आ रही थी और उसका ये कहना था कि ये उनको साबित भी करना पड़ेगा। तो आज का जो फैसला ज़ाहिर है कि उस JIT पे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नैब में भेज दिया और 2 माह के लिए नैब जो है वो इसके ऊपर तफ्तीश मुकम्मल करेगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि आगे इसके ऊपर केस बनता है तो बताया जाएगा ना। हालात किस तरफ हैं आज? कितना रिलीफ आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कैंप में देखा गया इस फैसले से? देखिए इमरान, रिलीफ तो मिला है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात ये कहूँगा कि आज की इसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि पीपल्स पार्टी वाहिद माहिर और मशाक सियासी जमात है। और आपने देखा होगा कि इब्तिदा में जब इसका आगाज़ हुआ तो पीपल्स पार्टी की सफ़ों में खासी परेशानी थी, लेकिन आज बहुत इत्मीनान देखने में आया, खासे मुतमईन नज़र आए। और मेरे ख्याल में कि जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी इसको लेकर चली और हुकूमत ने जहाँ जहाँ गलतियाँ की
उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को ये एक कह सकते हैं कि एक फ़ायदा पहुंचा है। और इस मामले में ये बता दूं कि जो इसकी इंक्वायरी का आगाज़ मनी लॉन्ड्रिंग केस का हुआ था, ख़ास से ठोस शवाहिद FIA के पास हैं। FIA ने पहली मरतबा जितनी चीज़ें हमारे सामने से गुजरी हैं कि बहुत अरक्रेज़ी से इसकी तहकीकात की थी और इसी के नतीजे में JIT ने ये रिपोर्ट मुरतब की थी। लेकिन ये जो हुकूमती वुज़रा हैं उनकी तरफ से बाज़ गलतियों की वजह से, पे दर पे बयानात की वजह से और फिर केस को असल रूह के मुताबिक ना चलने देने की वजह से ये नतीजा निकला कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें ये कहना पड़ा और बिलावल को भी मासूम करार दिया और उसके बाद मुराद अली शाह का नाम भी निकला। तो मेरे ख्याल में अगर बहुत उजलत, अगर मुकदमे को मुकदमे के अंदाज से चलने देते तो आज शायद ये दिन देखना ना पड़ते और इतनी मुश्किल सूरत हाल से हुकूमत दो चार नहीं होती। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिला है, पीपल्स पार्टी को अब सियासत करने का मौका मिलेगा और जितनी बातें अब यहाँ सिंध में तब्दीली के हवाले से हो रही थी उसके पर भी आज शायद डॉक्टर इकराम उल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पैनामा स्कैंडल पर JIT बनी और जाली बैंक अकाउंट केस पर भी JIT बनी। इन दोनों JITs के हवाले से जो केसेस अदालत ने आगे फॉरवर्ड किए, अदालत जो है उसको लेकर चली, उस पर मैं मवाजना चाहूंगा एक माहिर कानून की हैसियत से। आप क्या फर्क बताएंगे दोनों में बुनियादी? जी, जब पैनामा का केस था उसमें आपने देखा कि एक लंबा ट्रायल चला जिसमें असल मामला जो था वो आपने डिस्क्वालिफिकेशन का सामने आया था। और क्योंकि पहले की जजमेंट में एक 2 to 3 जो था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ कुछ लोगों का, तो जो मौजूद जज थे उन्होंने तो उनको उसी फैक्ट की बुनियाद के ऊपर ये करार दे दिया कि उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाए और साथ में ये जो फैक्ट्स है वो भी साबित करते हैं कि इनसे ये जो है ओमिशन हुआ है और उसके कंसीलमेंट हुआ है। और फिर उसके बाद बाकी 3 जजेस की राय थी कि नहीं, अभी मामला मजीद तवज्जो तलब है और उस पर JIT बननी चाहिए। और JIT के आने के बाद आपने देखा कि बहुत सी फिर बहस हुई और आखिरी जजमेंट में गो के उन मामलात में जो सामने थे कंपनियों का और एवनफील्ड की मलकियत का, उसकी बजाय जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो एक और वजह से हुई कि एक असासा जो था, जो रिसीवेबल था, वो नहीं दिखाया गया था। इस केस में तो मामला मुख्तलिफ था कि एक केस ऑलरेडी सब जुडिस था, यानी कि FIA ने एक केस फेक अकाउंट्स का दाखिल कर रखा था और उसमें बहुत सी डिले या तसाहल हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुओ मोटो के तौर पर लिया और ये जानने की कोशिश जो थी वो अदालत उज़्मा के सामने थी कि आखिर इसमें क्या मामला है कि इतने दिन और महीने गुजर जाने के बाद भी ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पा है। और जब हक़ाइक़ सामने आए तो ये ख्याल हुआ कि क्यों ना इन फेक अकाउंट्स के बारे में जो है वो जो FIA के अलावा एक JIT बनाकर इस पे मामलात हासिल कर लिए जाए। मगर आखिर में जुडिशियल रिस्ट्रेन किया गया कि इस सतह के ऊपर किसी किस्म का कोई भी फैसला या राय दे दी जाए तो हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट पर उसका बुरा असर पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव होती या नेगेटिव। जो रिवार्ड्स आए हैं, देखिए वो तो अभी जो कंप्लीट जजमेंट आएगी उसमें ये कह दिया जाएगा। मैं अभी पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि लेटेस्ट स्टेज पर चाहे कोई भी चाहे वो CM साहब हो या बिलावल साहब हो, अगर वो कोई भी कनाइवल साबित होती है तो बार नहीं लगाया गया कि फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी नैब है वो कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। मगर एक लिहाज से देखिए तो ये जुडिशियली बहुत साउंड फैसला है कि अगर अदालत उज़्मा ही किसी एक केस में ट्रायल कोर्ट की वो प्रोसीडिंग जो भी होनी है किसी किस्म के रिमार्क्स दे दे तो फिर उस अदालत के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसी वजह से आपने देखा कि एवनफील्ड में चूंकि बहुत से नेगेटिव रिमार्क्स आ गए थे जजमेंट में, इसलिए आपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी देखा और लैब ने भी कोई अच्छा केस बनाए बगैर यानी इस हद तक भी तवज्जो नहीं दी थी कि उसकी मलकियत तो चलिए अपनी जगह साबित थी, उसकी वैल्यूएशन और उनके जराए की प्लस माइनस ही करके देख लेते। और चूंकि कोर्ट के ऊपर इस कदर सुप्रीम कोर्ट की अर्लियर फाइंडिंग्स का असर था कि उन्होंने कन्विक्ट कर दिया, तो इस दफा उस गलती से मैं समझता हूँ कि अदालत उज़्मा ने बहुत इंटेंशनली और डेलिबरेटली जो है वो
उससे निकले हैं और किसी किस्म की कोई भी ऐसी रिमार्क्स जजमेंट में नहीं आने चाहिए थे जिसकी वजह से चाहे वो प्रोसिक्यूशन की साइड हो या दूसरी साइड हो उसके बारे में उनका केस जो है वो प्रेजुडिस हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपने एक मवाजना पेश किया। तारिक चौधरी साहब, अब जाहिर है कि आज का जो, जैसे कि इस वक्त शहजाद अकबर जो है थे कि इस केस में JIT जो है उसकी प्रेयर यही थी, उसकी इस्तदा थी कि इसे मजीद तफ्तीश के लिए नैब कोर्ट में भेजा जाए, नैब के पास रेफर किया जाए, और एग्जैक्टली हुआ भी वही जैसे कि वो हमें बता रहे थे। नाउ इस पे जो बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल साइड है इसका, इसको लिया गया कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, तो क्या कुछ आज बहुत कुछ हो जाने की इत्तलात थी या कुछ अंदाजा था कि कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो बड़ी मुश्किल में आ सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? तारिक चौधरी साहब, तारिक चौधरी साहब को इस वक्त हमारी आवाज नहीं जा रही, यही सवाल मैं रखना चाहूंगा अनवार हाशमी साहब की तरफ। जी अनवार साहब। जी इमरान सुल्तान साहब, देखें आज का जो भी प्रोसीडिंग हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नौयत की इस लिहाज से है कि अगर इसकी हक़ाइक़ पे बात करें तो पहली तो बात है कि इस केस का भी आगाज़ ही नहीं हुआ। एक सेंस में चीफ जस्टिस ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पहले 2 मरहलों में इस केस से सियासी जो एक बादल थे उनको हटाया है। पहले लाहौर में उन्होंने जब ECL की लिस्ट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, क्योंकि हुकूमतें उल्टाने की बातें शुरू हो गई थी, गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि गवर्नर राज हम 1 सेकंड में हटा देंगे। एक तो ये पॉलिटिकल इशू ख़त्म किया। फिर आज की जो पहले जजमेंट है कि किस तरह कौन से पहलू रह गए थे, मसलन बिलावल भुट्टो के बारे में उन्होंने जो कहा है कि इनका बारे में GIT से हिस्सा डिलीट कर दिया जाए, तो उसका मतलब हरगिज़ ये था कि जब ये मामलात चल रहे थे तो उस वक़्त बिलावल की एक तो उम्र नहीं थी, दूसरे उनके पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं थे कि वो करप्शन में के इख्तियारात रखते हों या आर्डर देने के उस वक़्त अहल हों। इस हिसाब से उनको निकाला गया। मुराद अली शाह को बिल्कुल इस हवाले से अभी निकाला गया इस मरले में कि वही बात हो रही थी कि सिंध की हुकूमत ख़त्म होने वाली है, नया वज़ीर आला तलाश किया जा रहा है, और जो PTI या मुखालफिन जो सियासत कर रहे थे। तो एक पहला पहलू तो ये हुआ है कि उन्होंने ये इस हवाले से बड़ी खूबसूरती से इसको हटाया है, लेकिन साथ ये भी आर्डर दिया है कि अगर नैब किसी को भी समन करना चाहे, उसने कोई नाम नहीं लिया, किसी को भी समन करना चाहे तो वो कर सकता है। ये आगे बहस हो सकती है कि इसमें बिलावल साहब भी समन हो सकते हैं और मुराद अली शाह भी समन हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाके उस कंपनी के वो हिस्सेदार या शेयर होल्डर बने हैं या नहीं बने, वो एक अगली बहस है। GIT में फ़र्क ये है कि पहली GIT के बाद अदालत उज़्मा ने करार दिया था कि रेफरेंस फाइल किया जाए, ट्रायल शुरू किया जाए और 6 महीने के अंदर ताकि हम इसका फैसला सुना सके। इस GIT के बारे में बिल्कुल अदालत उज़्मा ने एक वाज़ेह लफ्ज़ यूज़ किया है कि नैब जाली अकाउंट्स के मामले की असरे नौ तफ्तीश करे और ये तफ्तीश 2 माह में मुकम्मल करे। इसका मतलब है कि स्टेटस उसी तरह कायम है कि ना तो GIT को उन्होंने मुस्तरद किया है और ना ही जो है उस पर फैसला दिया है। बिल्कुल दोबारा 2 महीने बाद वही स्टेटस होगा कि अगर नैब की भी स्ट्रांग रिकमेंडेशंस आती हैं तो फिर ये रेफरेंस और ट्रायल की तरफ जाएगा। अब आप देख लेना कि चंद सिर्फ लाइनें पढ़ लेते हैं कि हम इस मुकदमे को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि आगे भी चलाएंगे, क्योंकि इस मुकदमे का मरकज़ जाली अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक ओमनी और सियासतदानों से है। ये भी तो पढ़ना चाहिए ना साथ। अगर पीपल्स पार्टी खुश हो रही है तो उन्होंने सियासतदानों का जिक्र किया और सियासतदानों में बड़े सियासतदान आपके सामने है कि कौन कौन रह गए हैं जो कि क्योंकि उन्होंने कहा कि आखिरी बात कि बिलावल तो मासूम है, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है उनके वालिद और फूफी की तरफ इशारा दिया है। ठीक, इसका मतलब है वो स्टैंड करेंगे। तो अभी पहले मरले में यही ऑब्जर्व करें कि 2 महीने को, क्योंकि पिछली GIT के जो मामलात ख़राब हुए थे जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक बात पहुंच गई थी, तो मैं समझता हूं कि उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक मौका और दिया गया है। लेकिन आगे स्ट्रांग जो है वो उसमें रिमार्क्स दिए गए हैं कि ये केस कोई मामूली केस नहीं है। तारिक चौधरी साहब से जानना चाहेंगे, तारिक साहब जो सियासी
बादल इसके ऊपर आ गए थे, इस केस के ऊपर जो पॉलिटिकल नॉइस हम सुन रहे थे, आप समझते हैं कि वो बिल्कुल साइड में कर दिया गया, केस को जो है वो मेरिट के ऊपर ही जाहिर है कि आगे लेकर चला जा रहा है और जो सियासी असरअंदाज इसके ऊपर हो रहा था उस मामले को अलग कर दिया गया बिल्कुल। और दूसरी चीज वो जो गवर्नर राज की बातें हो रही थी, बहुत सारी चीजें थी, वो भी अब साइड में हट गई हैं बिल्कुल। इस केस जो है वो मेरिट के ऊपर है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम ये हमारा ये फ़र्ज़ है और हम एक शहरी के तौर पर हम समझते हैं कि अदालत में हर फैसला जो है और हर चीज़ मेरिट पर होती है, कोई चीज़ मेरिट के बगैर हो नहीं सकती। नहीं, जैसे कि अभी यहाँ पे बात चल रही थी कि सियासी चीजें ऊपर लादने की कोशिश की जा रही थी, वो आपको याद होगा कि गुज़श्ता पेशी में ही वो टल गया था जब बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डिड आई थी, रिकमेंडेशंस और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई थी कि सब कुछ क्यों हो रहा है और कौन इसके जिम्मेदार हैं। उसके बाद तो फिर वो मामला इस लिहाज से इस तरह से तो ठप हो गया था कि वो जो सियासी जो एडवेंचरिज्म था वो उस वक्त तो बंद हो गया। लेकिन अगर आप आज देखें कि जिस तरह से कोर्ट की जो डिसीजन तो है, लेकिन अभी तहरीरी फैसला हम तक नहीं आया तफसीली कि कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी है, कोर्ट क्या क्या रिकमेंड करेगा और कोर्ट क्या क्या कहेगा, किस तरह से इस मामले को चलाना है। अभी जो अनवार बात कर रहे थे, बड़ी अहम बात है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन साथ साथ ये भी जिस तरह अनवार ने कहा कि जो JIT की रिपोर्ट है उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन दी है कोर्ट ने अपनी। इसका मतलब ये है कि नैब के सामने आमतौर पर 3 मराहल होते हैं। पहले नैब इंक्वायरी करता है, फिर इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उसके बाद रेफरेंस दायर होता है आमतौर पर हर केस में। यानी इसका मतलब है कि इंक्वायरी के बाद अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन का मरहला आ जाता है। और जब एविडेंस जो है और इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में चेयरमैन नैब को जो उसके सामने केस तैयार करके रखा जाता है उसके बारे में यकीन हो जाता है कि ये केस जो है फिट फॉर ट्रायल है और ट्रायल कोर्ट में ले जाया जा सकता है, तो फिर वो रेफरेंस की इजाज़त देते हैं। अब इस मामले में देखना ये है कि जो JIT की जो रिपोर्ट है पूरी, क्या उसको भी उसी तरह मिनवन उसका हिस्सा बनाया जाता है या फिर नैब के इन्वेस्टिगेटर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर ये है कि नैब के चेयरमैन क्या इस बात पर मुतमईन होते हैं कि ये जो उनके सामने एविडेंस है, जो मवाद है, वो कानून शहादत पर पूरा उतरता है और उसकी बुनियाद पर केस आगे चलाया जा सकता है। लेकिन इसका जो सियासी पहलू है, देखिए आज जो 2 मिनिस्टर्स ने, एक मशीर साहब ने और मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज शाम से लेकर अभी तक तमाम TV चैनल्स पर दोनों हजरात जो हैं बारी बारी मुख्तलिफ TV पर चैनल्स पर गए हैं और उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ का इज़हार किया है। नंबर 1, फवाद तौर साहब कह रहे थे कि हम जो मुराद अली शाह साहब हैं उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा जारी रखेंगे। दूसरा, वो बार बार कह रहे हैं कि केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि लगता है कि आसिफ जरदारी का, फरियाद तालपुर साहिबा का और दीगर अफराद का बचना मुमकिन नज़र नहीं आता। इसी तरह जो एहतसाब के जो मशीर हैं जनाब शहजाद अकबर साहब, उनका भी ये ख्याल है कि मवाद इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी बुनियाद पर जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मामला सामने आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि नैब का जो चेयरमैन है, नैब के जो बोर्ड है वो क्या फैसला करेगा, ये उनकी राय है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासी जो एक हलचल है वो मची रहेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को फौरन खतरा नहीं है सिंध में, लेकिन उसके साथ साथ जो वाबस्ता जो खतरात हैं, जो उसके साथ जो एडवेंचरिज्म है और जिसके जो सियासी एक गिराव की सी कैफियत है, उसमें ज़्यादा कमी नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कि जो PTI है वो अपने उस नज़रिए पर, अपने बयानिए पर कायम रहेगी और दबाव का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर इकराम उल हक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हुकूमत की अपनी उजलत पसंदी, इसके ऊपर भी बड़ी बातें की जा रही हैं, उसकी खुद हुकूमत को क्या इस वक्त कीमत अदा करनी पड़ रही है? हुकूमती वज़रा ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा मुतारिक भी हैं, चाहे आसिफ जरदारी के खिलाफ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध की वसासत से रेफरेंस की बात हो या 172 अफराद के नाम का ECL में डाला जाना हो या फौरी तौर पर इस JIT के बाद फौरी तौर पर गवर्नर राज की बातें हों, तो ये उजलत पसंदी का मुजाहरा हो रहा है यहाँ पे? यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि PTI के लोगों ने इस सारे मामले को जिस तरह से सियासी अंदाज में पेश किया और कानूनी तौर पर ये कहना बहुत जायज़ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद कि JIT की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक ना की जाए, उन्होंने ना सिर्फ ये पब्लिक करवाई होगी, जाहिर है कि कस्टोडियन होता है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड का, FIA किसके पीछे है, तो ये सवालात तो जाहिर है कि बड़ी जोर से उठे भी और जेन्युइन तौर पर कंसर्न शो किया गया कि एक हुकूमत वक्त को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे ये तासुर उभरे कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रही है। अगर आपने एहतसाब का अमल करना है
या कोई भी किसी जगह पे केस है तो उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से चलना चाहिए और किसी तरह भी ये शायबा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसी बात का अदालत उज़्मा ने सख्त नोटिस भी लिया और ये जितनी भी बात की बातें हुई हैं वो दरअसल उसी उजरत का कह लें या उसको आप ये कह लें कि अब उन्होंने प्रॉपर्टी का मुजाहरा नहीं किया उसका नतीजा था। अब भी मैं समझता हूँ कि उन्हें आकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ऑर्डर के फौरी बाद और इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता है। देखिए मामला अगर नैब को हम वाकई ही एक इंडिपेंडेंट अदारा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और कहें कि वो है भी तो उसको अमलन इसका इजहार करना होगा ना, सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। अब जब हम जमहूरियत के 11वें उस साल में हैं जो अनइंटरप्टेड है, कुछ तो मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए सियासतदानों को सबको मिलकर कि इस किसी एक मामले के अंदर हम इस बात को मान लें कि अदालतें जो हैं वो देखिए जब फैसला के खिलाफ आता है तो कह देते हैं कि अदालतें अंडर इन्फ्लुएंस है, जब हक में आ जाता है तो तारीफें कर रहे होते हैं, जब नैब मुखालफिन को पकड़ता है तो उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, जब अपने खिलाफ कोई केस आता है तो फिर कहते हैं कि नैब तो टेंटेड है। तो ये रवैया जो है देखिए बहुत नामुनासिब है। मैं इसको सियासत को तो ज्यादा नहीं समझता हूँ मगर मैं कानून के नुक्ता नजर से कह सकता हूँ कि इससे आपके पूरे निजाम के बारे में एक ऐसा डाउट क्रिएट होता है कि जहाँ पे दुरुस्त काम भी हो रहा होता है उसके बारे में लोग ये तासुर रखते हैं कि जी ये भी जरूर इन्फ्लुएंस होगा और उससे फिर सारा निजाम जो है वो खराबी की तरफ जाता है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि खुद वजीर आजम मोहतरम को अपने जो तर्जमान है चाहे वो नैब के ऊपर कोई बयान दें या अदालत के बारे में या मुराद अली शाह साहब के सामने कोई ऐसी बात करें कि उनको पहले से ही गिल्टी डिक्लेयर कर दें, तो ये बहुत ही नामुनासिब सी बात है। वो किसी और सियासी बुनियाद के ऊपर मुराद अली शाह साहब का मुहासबा करें कि वो सिंध के लोगों को जो सिंध के लोगों का सियासी हक है, कानूनी हक है, वो नहीं दे रहे, बजाय कि उनको आप मुजरम करार दे रहे हैं अपनी नजर में। ये तो बहुत नामुनासिब जी रफत सईद साहब, ये जो रविश है इससे पहले भी आप लोग प्रोग्राम में काफी डिस्कस करते रहे कि ये चीजें जो है खुद हुकूमत पे भारी पड़ेंगी, अब अल्टीमेटली होता भी इसी तरह से नजर आ रहा है। क्या क्या देख रहे हैं? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये नातजर्बेकारी है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। फ़िलहाल वक्ती तौर से पीपल्स पार्टी भी खुश हो रही है और इसके अलावा बयानात का सिलसिला तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी है। तो तहरीक इंसाफ का रवैया तो बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि वो आगे चल के भी रुकेंगे नहीं और वो मेरे ख्याल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और मुराद अली शाह के हवाले से किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने पे भी आमादा नज़र नहीं आते। जिस तरह कि अभी तारिक ने भी बात की थी, सबने बरकरार दबाव अपना बरकरार रखेंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जो अब अगली पेशी आ रही है 23 जनवरी गालिबन उसकी तारीख़ है, तो उसमें ख़ासी मुश्किलात हैं आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा जो फरियाल तालपुर हैं उनके हवाले से, और किसी भी तरीके से इस वाले मामले में गो के बिलावल भुट्टो को अलहदा कर दिया गया है इस मामले से और मुराद अली शाह को वक्ती तौर से क्योंकि वो वज़ीर आला सिंध हैं उनके पास एक ओहदा है, लेकिन आने वाले दिनों में दोनों जो अफराद हैं इनके हवाले से खासी सख्तियाँ भी नज़र आ रही हैं, खासी मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मूड भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। FIA भी पूरी तैयारी में है कि उस तारीख को अब क्या होता है, क्योंकि अब ज़्यादा मजीद उसमें उसको ज़्यादा तूल नहीं देना है। FIA के रवैये से जिस तरह ये पेशी थी इसमें भी आज यही जाहिर हुआ कि इस तरह के इम्कान नज़र नहीं आए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि सिंध में जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बदस्तूर बरकरार रहेगा और बरकरार रहता हुआ नज़र आ रहा है और कोई काम नहीं हो रहा। गो कि आज काबीना के इजलास के बाद बाज़ फैसले सामने आए हैं जिसमें कुछ पॉपुलर फैसले भी हैं। इमरान बात ज़रा मुकम्मल अगर मैं कर लूँ, मैं अगर ब्रेक की कॉल ले लूँ उसके बाद ब्रेक की कॉल है, मैं ब्रेक ले लूँ, देन उसके बाद मैं इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक की तरफ चलेंगे और ज़ाहिर है कि एक दो ये जो फैसला है उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत और आगे आने वाले दिन जो है वो कैसे होंगे इसी का जायजा लेने की कोशिश करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। बात की जा रही है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और आजकल के जो दिन हैं और जो केसेस हैं, जाहिर है कि वो पाकिस्तानी सियासत, मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको अदालती केसेस में सामना है इस वक्त। रफत सईद, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उनकी प्रायोरिटीज़ के हवाले से।
देखिए, कारकर्दगी पर तो इमरान आऊँगा, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्या हमारा काम यही रह गया है रोज़ाना की बुनियाद पर कि हम आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, इमरान खान, इनको जिक्र, इन्हीं का डिस्कस करते रहें? बात ये रही कि एक मुकदमा है, एक मामला है, इसको चलने दें, इसको मंतकी अंजाम तक खुद पहुंच जाएगा। बहुत सारे और मसाइल भी हैं। आज पहली मरतबा से हुकूमत की काबीना के इजलास के बाद जो फैसला आए, मुलाजमत असामियाँ कुछ उन्होंने जाहिर की हैं कि जिसके हवाले से उन्हें मुलाजमतें भी दी जाएंगी, कुछ पॉपुलर फैसले भी करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जब सिंध हुकूमत ने कुछ रिलीफ महसूस किया है तो वो इन चीज़ों की तरफ आई है। जो इसमें था सिंध लोकल काउंसिल के जो इंतखाबात होते थे उसमें तरमीम की बात भी आ रही है। तो इस तरह की बहुत सारे अहम फैसले आज काबीना में हुए हैं और जिसके शायद दूररस नताइज मुरतब हो, लेकिन अब इस चीज से हमें निकलना होगा। ये है हकीकी अवामी मसाइल जिसके लोग तरस रहे हैं, लोग, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ सूबे के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, महंगाई के बोझ तले लोग दबे हुए हैं, ना कोई देखने वाला है इन चीजों को, ना महकमों में काम हो रहा है, ना सिंध हुकूमत में काम हो रहा है, ना वफाक में काम हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी काम करने के लिए आमादा नजर नहीं आती है। मेरे ख्याल में अब इन चीजों को फोकस करना चाहिए, मुकदमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचने देना चाहिए। अब जब 2 महीने नैब को दे दिए हैं तो नैब यकीनन इसकी छान फटक करके सामने लाएगी और जो मुल्जिम होगा इसमें उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा, उसे तफ्तीश के लिए भी बुलाया जाएगा। लेकिन अब इसका डिस्कस जो है कौमी मसला नहीं है। अब ठीक है, ये बिल्कुल कौमी मसला अब नहीं है और ज़ाहिर के फैसला जो है वो अदालतों ने करना है और इसी के ऊपर जो है वो बात भी नहीं, लेकिन इनके असरात जो है वो यकीनी तौर से मुल्क की सियासत पर हैं और उस हवाले से ये कौमी मसला भी समझे जाएंगे। तारिक चौधरी साहब, शेख रशीद साहब जो हैं वो उन्हें बड़ी तशवीश थी कि जरदारी साहब जो है वो बिलावल भुट्टो की सियासत को जो है वो भेंट चढ़ा रहे हैं, उसका तिया पांचा होने जा रहा है, जबकि बिलावल साहब जो है उनको का बड़ा रिलीफ मिला आज। तो आप क्या समझते हैं? और फिर शेख साहब ने यह भी कहा कि मार्च में झाड़ू फिरेगी, ये किस तरफ उनका इशारा है? खुद अब बिलावल का मुस्तकबिल कितना ताबनाक आपको नजर आ रहा है? देखिए, एक तो बात यह है कि अब शेख रशीद साहब जो हैं उनको मार्च में क्या नज़र आ रहा है, इसके बारे में तो मेरी राय ये है कि आप किसी दिन उनको मेरी बजाय उनको यहाँ बुलाएं और उनसे पूछें कि उनको मार्च में क्या नज़र आ रहा है, मार्च में क्या होना है। शेख साहब की जो सियासी पेशीनगोइयाँ हैं वो अगर एक ऑब्जर्वर के तौर पर देखें तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत कम जो है वो दुरुस्त साबित हुआ करती हैं। वैसे तो बाखबर आदमी है, उनको पता होता है खबर क्या है, हालात क्या हैं, डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं। देखिए, बिलावल जो है वो सियासत में अभी न्यू कमर हैं, अभी बिगिनर हैं, आप समझ लें कि न्यू अराइवल हैं और वो पहली दफ़ा असम्बली में आए हैं और पहली दफ़ा असम्बली में आने के बाद उनकी जो शुरू में जो उनकी उठान थी बहुत अच्छी थी। असम्बली में जो उनकी 2-3 तकरीरें थीं वो बड़ी अच्छी थी उनकी, उन्होंने बड़े अच्छे नुक्ते उठाए, ख़ास तौर पे हमारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बात करते हैं, हमेशा वो मीडिया की सपोर्ट करते हैं, मीडिया के जो मसाइल हैं उनको उन्होंने उनका साथ देने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद से बिलावल साहब की जो सियासत है वो मुस्तकिल मिजाजी का शिकार नहीं है। कई दफ़ा तो अचानक होता है कि वो पता चलता है कि जनूबी पंजाब के दौरे पर निकलने वाले हैं, वो निकलते हैं, 1-2 शहरों में मीटिंग करते हैं, किसी की कोठी पे, किसी के बंगले पे, और उसके बाद फिर एकदम वो गायब हो जाते हैं महीने 2 महीने के लिए। तो मेरा ख्याल कि अगर बिलावल साहब की सियासत में कंसिस्टेंसी हुई और अगर उन्होंने हालात को भांप कर अपना एक बड़ा रोल अदा करने का फैसला किया तो फिर तो उनकी यकीनन जो सियासत है उनकी बड़ी ताबनाक है। उनको मुकदमात के हवाले से मेरा ख्याल इतना ख़तरा नहीं है, अगरचे आज ये कहा गया है कि अगर बिलावल साहब को और मुराद अली शाह साहब को जो नैब है या कोई और इन्वेस्टिगेशन का अदारा उनको तलब करना चाहे तो तलब कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि बिलावल के मुतल्लिक़ मामला उस सतह तक नहीं जाएगा, चूँकि उनके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम है नहीं कि वो कहीं उनके को ख़तरा हुआ, कोई कानूनी ख़तरा हुआ। लेकिन जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, बिलावल को फ्रंट फुट पे आके खुल के सियासत करनी होगी पाकिस्तान की सियासत के तकाज़ों के मुताबिक। अगर उन्होंने अपनी सियासत को बहुत दूर लेकर जाना है, अगर उन्होंने एक रुकने कौमी असम्बली के तौर पर रहना है, अगर उन्होंने अपने वाले साहब जो कि उनकी पार्टी के सरबराह हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी सियासत को एक बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटे उगने वाले पौधे की तरह रखना है तो फिर मेरा ख्याल है बहुत दूर आगे नहीं जाएंगे। वो खुलकर सामने आए, अपना रास्ता अपनाएं, अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएं और उसके ऊपर पार्टी को लेकर चलें,
पंजाब में, केपी में और बलूचिस्तान में जाएं तो फिर उनकी सियासत का जो होराइजन है, उनका जो सियासत का स्कोप है वो बढ़ेगा, मेरा ख्याल है। ठीक है, इस वक्त जो बात की जा रही है, अब जाहिर है कि ये भी डिमांड उन्होंने कहा कि अपना इस्तीफा जो है वो पेश करें, वज़ीर आला सिंध जो है उनका इस्तीफा चाहिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अनवार हाशमी साहब, ये तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त डिमांड है या हुकूमत की रादर जिसमें कहें कि जो इस वक्त मुतालबा है, तकाजा है, ये कहाँ जाके रुकेगा? क्या तहरीक अदम एतमाद जो है वो सिंध तक ही महदूद रहेगी या बलूचिस्तान में भी फिर आप काउंटर स्ट्रैटेजी में उसकी आवाज़ सुनेंगे और फिर उससे आगे बढ़ के विफाक तक भी बात जा सकती है? देखिए, मौजूदा जो सियासी तनाजुर में आप बात कर रहे हैं, ये इन केसेस के रेफरेंस में जो पॉलिटिकल शोर मच रहा है, तो वो उसका आगाज़ तो सिंध की तरफ ही होगा और यकीनन उसके रिएक्शन में जो है वफाक की तरफ जाएगा। ये अभी एक मफरूज़े पर मबनी है। अब आप देखें ना कि जो PTI के जितने भी वुज़रा हैं, उनकी बातों में और गवर्नमेंट की पॉलिसी में कितना तजाद पाया जाता है कि वो एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे होते हैं कि ये हमारा ही दौर है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद हैं, अदलिया आज़ाद है, नैब आज़ाद है, लेकिन एक अदलिया के उस समात के बाद और उस जो फैसले के बाद फौरी तौर पे जो सरकारी बिल्डिंग में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो वफाकी वुज़रा करते हैं, फवाद चौधरी वगैरह। और मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अभी हमने तफसीली फैसला जारी करना है और ये उस फैसले की तशरीह करते हैं बाकायदा टीवी पे बैठ के। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, इस तरह की बात है। ठीक है, अब वो जो बात आप कर रहे हैं, यकीनन अगर 2 महीने जो चीफ जस्टिस ने दिए हैं नैब को, अगर उसके बाद GIT की तर्ज पे उनकी फाइंडिंग्स भी स्ट्रांग होती हैं और फिर रेफरेंस दायर करने का मौका आता है, तो फिर वो मरला ज़रूर होगा कि सियासी मुखालफिन पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो गवर्नमेंट में है, PTI के रहनुमा, फिर उनके पास एक जवाब जो है, रवायतन एक जवाब ज़रूर बनता है कि फिर वो मुराद अली शाह का या किसी के इस्तीफ़े की बात करें, क्योंकि उस वक्त अगर ये नैब का भी ऐसा ही कोई फैसला आता है तो पीपल्स पार्टी का उस वक्त मौक़िफ़ बड़ा कमज़ोर होगा, क्योंकि आज उसने अदालतों पे और इदारों पे एतमाद की बात की है। अब आखिरी बात करूँगा इस मरले पे कि पीपल्स पार्टी ने भी एक गैर ज़रूरी रिएक्शन दिया था। जब GIT आई तो वो बात हो रही है GIT की, जिसमें इदारों के सरबराह थे जिन्होंने GIT मरतब की, और यकीनन वो कोई ऐसा संगीन इशू होगा कि उनको पाकिस्तान के ठेकेदारों, KPK की एक तहरीक और बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का रेफरेंस देना पड़ा। उसका GIT के इस रिएक्शन में लिंक नहीं बनता था, वो भी एक गैर ज़रूरी रिएक्शन था, जिस तरह ये फवाद चौधरी वगैरह गैर ज़रूरी रिएक्शन दे रहे हैं। 2 महीने के बाद, अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद 2 महीने के बाद अगर सेम फाइंडिंग्स आती हैं तो फिर अखलाकी जवाब होगा PTI रहनुमाओं के पास कि आप सिंध गवर्नमेंट के जो रहनुमा हैं वो अपना इस्तीफ़ा पेश करें। ठीक है, डॉक्टर इकराम उल हक साहब, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि जो ये गैर ज़रूरी जो है रिएक्शन दिया जा रहा है, अभी शॉर्ट ऑर्डर है, अभी तफसीली फैसला नहीं आया, लेकिन उसकी हुकूमती वज़रा की जानिब से और मुशीरों की जानिब से तशरीह की जा रही है? हाँ, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये उनका काम नहीं है कि वो सरकारी ज़राए को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट की एक शॉर्ट ऑर्डर के बारे में अपनी राय का ना सिर्फ इजहार फरमा रहे थे, तशरीह कर रहे थे, बल्कि बज़िद थे कि इसी GIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के जो भी लोग हैं और इसमें और दूसरे लोग हैं, ये इनको मुजरम भी अपनी तरफ से और शहजाद अकबर साहब 10-15 नाम गिनवा दिए थे उन्होंने, 10-15 नाम गिनवा दिए थे। तो देखिए, ये कितनी नामुनासिब बात है कि हमारी अदालत उज़्मा तो ये कह रही है कि एक और एजेंसी से, और आपने अगर देखिए तो GIT की रिपोर्ट में भी तो एंड पे यही कहा गया था कि ये मामला कुछ रेफरेंसेस के लिए नैब को भेजा जाए। अब जो बहुत एक सीरियस मामला, कानूनी नुक्ता मैं पेश करना चाहता हूँ आखिर में कि क्या ये मामला अब बैंकिंग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहेगा या हतमी तौर पर वहाँ से निकल कर ये नैब के पास चला गया है। देखिए, जब आपने ये मामला नैब से अगर चला गया तो ये जो हम समझ रहे हैं कि 3 जनवरी को दोबारा से वहाँ जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि तफसीली फैसला अभी नहीं आया, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। और अगर उस वक्त तक तफसीली फैसला आ गया तो वो फिर 30 तक, जो 23 जनवरी तक का उनको टाइम मिला है, वो कहेंगे कि चूंकि इसमें तो खास तौर पर कह दिया गया है कि अब एक और एजेंसी जब तक नैब अपना नहीं देगी रिपोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना माइंड
जो है अप्लाई करके हतमी ऑर्डर नहीं करेगी कि किस कोर्ट को ट्रायल करना है। तो अब ये जो खतरात थे, जो ख्वाहिशात थी पीटीआई की कि ये शायद फौरी जेलों के अंदर हो, वो तो दम तोड़ चुकी है। और कानूनी तौर पर भी जैसा मैंने अर्ज किया कि अब ये मामला 23 जनवरी नहीं बल्कि 2 महीने के बाद जाकर कहीं फैसला होगा, जब ये रिपोर्ट नैब भी दे देगी। तो इस तरह से एक एक्सक्लूजन हो गया है। अब ये ट्रायल अभी चल नहीं सकता जब तक वो फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना कर दे। तो इस तरह से जो बैंकिंग कोर्ट है वो तो बिल्कुल रिडंडेंट हो गई है। सर एक ज़िमनी सवाल मैं चाहूंगा आप उसके ऊपर भी बात कर दें कि जाहिर है कि ये स्टेट बैंक ने एफआईए को कहा था और 2015 से ये मामला चल रहा था। ये जब ट्रांजैक्शन हो रही थी, तीन चार बड़े बैंकों के जो नाम आ रहे थे, उस वक्त एज ए रेगुलेटर स्टेट बैंक कहां पर था? और फिर वो रेटिंग एजेंसी जो इन बैंकों को रेट करती हैं, क्या उनके नॉलेज में ये चीजें नहीं थी सारी? उनकी क्या ड्यूटी रहती है फिर? जी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस तो क्रिएट हुई और उसका फॉलो अप भी करना होता है। हर महीने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर फॉलो अप एक्शन भी बैंकों को प्रेस्क्राइब स्टेटमेंट के जरिए देना होता है। ये पाकिस्तान की तारीख में, मुझे सियासी तौर पर तो पता नहीं क्या होगा, मगर रेगुलेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो स्टेट बैंक है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने इतनी जो रिलेटेड वायलेशन हो रही थी चीजों की, और हम कहते हैं कि उनके इंटरनल भी ऑडिटर्स होते हैं, उनके एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी होते हैं, फिर उसके ऊपर रेगुलेटर की अपनी जो है ऑडिटर्स आते हैं। अगर 3 ऑडिटर्स ने इस मामले को नहीं पकड़ा तो इससे साबित होता है कि हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। और इस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के साथ हम डेमोक्रेसी तो कम से कम नहीं चला सकते, शैम डेमोक्रेसी चला सकते हैं और वो चल रही है और हमें इन चीजों को दुरुस्त करना होगा। ठीक है, तारिक चौधरी साहब भी इस वक्त में हमारे साथ मौजूद है। रफत सईद से मैं जानना चाहूंगा, रफत साहब इस वक्त अब जाहिर है कि जरदारी साहब किस तरीके से कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि बीच में जो खबरें ये भी आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी बहुत ज्यादा मुतारिक हो रहे, तो आगे क्या पेश खेमा नजर आ रहा है? देखें, आसिफ अली जरदारी का रवैया तो सख्त से सख्त होता जा रहा है। वो अब जो भी खिताब करते हैं उसमें उस हदफ तनकीद बनाते हैं। आपने ख़ास तौर से देखा होगा जो बदीन में उन्होंने तकरीर की, उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो बातें की, तो वो उनको हदफ बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान कोशिशों में तो मसरूफ़ हैं, लेकिन ये कोशिशें बराबर साबित होती हुई नज़र नहीं आती। मुस्लिम लीग नून करीब आती हुई जो है ना नज़र नहीं आती, क्योंकि जब मुस्लिम लीग मुश्किल सूरत हाल से 2-4 थी तो जो आसिफ अली जरदारियाँ ये मदद के लिए आमादा नहीं थे। तो लिहाजा अपोजिशन जमातें यकजा नहीं है। इसका ही फ़ायदा जो है तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा और पहुँच रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें यकजा नहीं हो पा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन ये कोशिशें फिलहाल बराबर साबित होती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, तारिक चौधरी साहब, अब बज़ाहिर नून लीग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे में क्या उसको जरूरत पड़ेगी कि वो कांधा दे, इस वक्त आके सपोर्ट करे? आप मुत्तफिक हैं इस थ्योरी से इस वक्त? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों और कैसे इस वक्त इत्तेहाद करेगी। जब शुरू में ये असम्बली बनी थी और बहुत कम फ़र्क था सीटों का, और इस बात की गुंजाइश मौजूद थी कि अपोजिशन जो है कुछ ग्रुपों के साथ मिलाकर ना सिर्फ ये है कि हुकूमत बनाने के करीब पहुंच सकती थी, बल्कि हुकूमत के रास्ते में रुकावट बन सकती थी। उस वक्त भी वो अलायंस नहीं हुआ। फिर उससे भी पहले जब ये बात कही गई कि इंतखाबी नताइज तस्लीम न किए जाएँ, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बेल आउट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और सब लोगों को इस बात पे कायल कर लिया, जो कि अच्छी बात थी एक लिहाज से कि डेमोक्रेसी है, उसमें आपको नताइज मानने चाहिए। फिर उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बनना था इमरान खान साहब ने, उस वक्त भी उन्होंने अलायंस ना होने दिया। फिर उससे पहले जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था, उस वक्त भी यही मरहला आया। फिर सदारती इंतखाब के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो अलग थलग रही। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सवाल पूछती है कि अब ऐसी कौन सी बात होने जा रही है अचानक जिसकी वजह से वो अलायंस करे। तो मेरा ख्याल है कि अभी अलायंस करने के लिए किसी मजीद वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, और ये अलायंस जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में साथ दिया खुल के और एक ऑपोजिशन को ऑपोजिशन की तरह से लिया, लेकिन वो ज़ाहिर कितनी बड़ी चीज नहीं थी, इतना बड़ा वो नहीं था, तरजीह शायद नहीं थी। नहीं, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वाली बात है ना, ये तो जाहिर थी
जिस पर अगर पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें न खड़ी होती तो फिर ज़ाहिर है एक रवायत शिकनी हो जाती, तो उसको आप अलायंस से ताबीर नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं ये बात जरूर कर रहा था कि ये जो अलायंस है ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर नहीं होना, ये अलायंस उस वक्त होगा जब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों बैक वक्त इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि अब अलायंस के बगैर कोई चारा नहीं है। इस वक्त मेरा ख्याल है, मैं इससे ज़्यादा बड़ा फिक्र नहीं बोलूँगा, इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि सब जमातें जो है वो रास्ते तलाश कर रही हैं और स्पेस तलाश कर रही हैं कि विद इन सिस्टम रहते हुए स्पेस किस तरह से हासिल की जा सकती है। ठीक है अनवर हाशमी साहब, विद इन सिस्टम ये स्पेस मिल सकती है, रास्ते तलाश किए जा सकते हैं और कोई ऐसा मुमकिन मुश्तरका रास्ता, ज़ाहिर के बात की जा रही है ग्रैंड ऑपोजिशन की और मौलाना साहब भी बड़े मुतारिक हैं, क्या कहते हैं? मौलाना साहब से आसिफ अली जरदारी ने रजू किया, मुस्लिम लीग नून को इस मरहले पे कोई ज़रूरत पेश नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान ने जो फसाने बयान किए थे उन फसानों में लंदन के फ्लैट्स और अल अजीज़िया का जिक्र नहीं था, जिसमें इनको सज़ा हो गई है। और ये वो सज़ा जो है जिस तरीके से भी गुजारेंगे अपीलें करके, तो पॉलिटिकली ये देख रहे हैं कि अगले चंद साल बाद उन्हें फ़ायदा होगा कि वो उस केस को जुटलाएंगे। अब जहाँ तक ये बात करूँ आसिफ अली जरदारी की सिंध की सियासत की, तो ये केस इस लिहाज से यकीनन संगीन है कि जितनी भी अमाउंट जनरेट हुई है वो सिंध के अंदर जनरेट हुई है, क्योंकि जो 83 कंपनियां बनी हैं 23 कंपनियों से और जो 8 शुगर मिलें बनी हैं, वो सारा पैसा जो है वो सही साबित होता है या गलत, लेकिन उसका इल्ज़ाम टोटल है कि वो कौमी ख़जाने से और इख्तियारात की वजह से ठेके देने से हुआ है, तो वो संगीन हो जाएगा। अगर नैब में भी साबित होता है तो वो पॉलिटिकली डैमेज करेगा। तो इतने बड़े डैमेज के दौरान जो है मुस्लिम लीग नून मुतात रवैया इख्तियार करेगी, मीटिंग्स में जा सकते हैं उनके वफूद, लेकिन ये तरफ अभी 2 महीने तक नहीं सोचा जा सकता जब तक कि नैब की फाइंडिंग्स नहीं आ जाती। डॉक्टर इकराम उल हक साहब, ज़ाहिर है कि आपसे हम एज ए माहिर आइन और कानून जो है वो बात करते हैं, माहिर कानून बात करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल वो भी होता है, आपको लग रहा है कोई कुछ आगे ऐसा होने जा रहा है? नहीं, देखिए इत्तेहाद की बात तो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इत्तेसाब का अमल जो है ये अब रुकने वाला नहीं है, इसको अपने मंतकी अंजाम तक जाना ही होगा। और जो मामलात बैंकों के निकले हैं और जो वहाँ पब्लिक मनी की डाइवर्शन हुई है, फिर वहाँ से फौरन जो है वो पैसा मुंतकिल हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि इस मामले को हम खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी एक मामला जो फॉरेन एसेट स्टैश्ड अब्रॉड है वो भी चल रहा है, वो इसके साथ लिंक अप हुआ था। जब ये मामला इकट्ठा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसी पैसे के बारे में हमने पहले भी जो सुओ मोटो केस लिया था 3 of 2018, वो भी इसी तरफ इशारा करता था। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी चीज होगी जो दरअसल इनको अगर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे कि दरअसल ये करप्शन, ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इकट्ठा होना गोया के सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पर इन केसों से निकलने के लिए जो कानूनी माहिर, यानी अगर इकट्ठे हुए तो फिर तहरीक इंसाफ का है कि करप्शन के उसके ऊपर, इशू के ऊपर ये सब इकट्ठे हुए उसको तक़वियत मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद था। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।